जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी का जो आपका पेपर होगा बोर्ड परीक्षा 2024 में, उस पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन से क्वेश्चंस के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस के लिए कितने नंबर कम दिए जाएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल पता चलने वाला है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में 30% लेस रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसी बात पे एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। देखो, बोर्ड परीक्षा 2024 में जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें दो खंड दिए जाएंगे। ठीक है, खंड अ और खंड ब। खंड अ वाला जो आपका होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा, यानी 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा 2023 में आया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन फंसेगा इसमें से, किसमें से? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से, जिसमें आपको शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग से संबंधित सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ डालना होगा। और कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, वरना बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर जाओगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? रीतिकाल व आधुनिक काल से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी को पढ़ लेना होगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और कौन कौन सा नहीं आता है वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहूँगा बार बार। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा, 5 नंबर का आपका बनेगा गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से, और 5 नंबर का बनेगा पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से, यानी 10 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। और उसके बाद देख लेते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है रस, छंद, अलंकार आ जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा रस में से। ठीक है, और अलंकार में से बनेगा 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी, और छंद में से आपका बनेगा 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न। तो कितना हो गया? ये आपका 10 हो गया, और ये आपका मिला करके पूरा 13 नंबर हो गया। और 4 नंबर आपका कहाँ से बनेगा? ये आपका बनेगा हिंदी व्याकरण। अच्छा देखो, रस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना होगा? हास्य रस, करुण रस, परिभाषा, उदाहरण व पहचान के साथ पढ़ना होगा। अलंकार की बात करें तो अर्थालंकार, और उसी के साथ साथ आप लोगों को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण व उदाहरण के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, सोरठा की बात करें, छंद की बात करें तो छंद में आपको सोरठा छंद, रोला छंद, लक्षण व उदाहरण के साथ पढ़ना होगा। सब कुछ मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है सारे वीडियोज़ को देख लो। ठीक है, सब आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं हिंदी व्याकरण में। देखो, हिंदी व्याकरण में आपका आता है शब्द रचना के तत्व, जिसमें आपका 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा उपसर्ग संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका प्रत्यय संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न, 1 नंबर का आपका बनेगा समास संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न, और 1 नंबर का बनेगा तद्भव, तत्सम या पर्यायवाची। इन तीनों में से कोई एक को दिया जाएगा, कोई एक को उठा करके उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा बहुविकल्पी में। और किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, क्या कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताता जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, जिसमें आपको संधि, शब्द रूप, धातु रूप व सर्वनाम भी पढ़ना होगा। संधि में आपको यड़, विधि, संधि दोनों ही पढ़ना होगा, परिभाषा, उदाहरण व पहचान के साथ पढ़ना होगा। और 1 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, किस तरीके से बनेंगे सब कुछ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आगे बताता रहूँगा। ठीक है, और शब्द रूप की अगर हम लोग बात करें तो शब्द रूप में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? फल, मति, मधु, नदी, ये चारों ही क्या पढ़ना होगा आपको? शब्द रूप अच्छे से याद कर लेना होगा। और कैसे याद करना है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करा दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, सभी विभक्तियों व रूपों में याद करना होगा, इनसे संबंधित आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, धातु रूप की बात करें तो इसमें पठ, हस, दृश्य, पच। अब देखो, अगर हम लोग पिछले वाले साल की बात करें तो पिछले वाले साल में आपका 30% लेस था। ठीक है, लेकिन इस साल क्या होगा? इस साल आपका 30% लेस नहीं होगा, यानी पिछले वाले साल में आपका क्या था? दृश्य जो दिया गया था धातु रूप, ये आपका हट गया था, लेकिन अब आपका नहीं हटेगा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से याद रख लो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ आप ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, तभी आप अच्छे से बोर्ड में 95% से भी अधिक नंबर ला सकोगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सर्वनाम की। तो देखो, सर्वनाम में अगर हम लोग बात करें तो युष्मद वाला नहीं था, पिछले साल 30% में लेस हो गया था, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको युष्मद भी पढ़ना पड़ेगा, उसी के साथ साथ तद भी पढ़ना होगा सर्वनाम। ठीक है,
और इनसे संबंधित देखो यहाँ पर दिया गया 4 और इन्हीं चारों में से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन एक एक करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं खंड ब का। ये आपका होता है वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें आपका 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या कुछ क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे चलो मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखो, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं 6 नंबर के, और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के। ठीक है, यानी 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका आएगा संस्कृत गद्यांश पर आधारित, मतलब संस्कृत गद्यांश पर सहित, ठीक है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आएगा, और उसी तरीके से संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आएगा। यानी आपका कितना हो गया, 6 12 हो गया, और 5 5 10 हो गया। ठीक है, तो 22 नंबर हो गया, और 22 और ये 3 मिला करके 3 नंबर किसका है, इसका है। ठीक है, यानी निर्धारित खंडकाव्य से कथनार्थ, चरित्र चित्रण तथा तथ्य आधारित प्रश्न, इनसे संबंधित आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब इसमें क्या क्या करना होता है, देखो इसमें ना आपको आप ना देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है, ठीक है, निर्धारित खंड काव्य, निर्धारित इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो खंड काव्य होता है ये आपका जिला वाइज होता है। ठीक है, जिलावास होता है, यानी कि आप जिस जिले में रहोगे उसी ज़िले का आपको खंड काव्य करना होगा। अगर आप दूसरे ज़िले का कर देते हो तो ये आपका 3 नंबर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझो, आप जिस ज़िले में रहोगे उसी ज़िले का आपको खंड काव्य पढ़ना होगा, और उससे संबंधित आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कथानक पर आधारित, चित्रण पर आधारित, है ना, तो तमाम क्वेश्चन बनते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन बनेंगे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो 6वें नंबर की बात करते हैं। तो निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय व उनकी रचना। अच्छा, इसकी अगर हम लोग बात करें गद्य का, ठीक है, तो गद्य के सारे लेखकों का मैंने आप सभी को जीवन परिचय प्लस रचना भी ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट को तो आप जाइए फटाक से प्लेलिस्ट देख लीजिए, फटाक से आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे कवियों का जीवन परिचय व उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए, ये भी मैंने आपको करा दिया है, कवि से संबंधित सारे जीवन परिचय, और उसी के साथ साथ मैंने आपको रचना भी ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट तो आप जा करके फटाक से देख लीजिए और फटाफट याद कर लीजिए। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का आपका जीवन परिचय गद्य में से पूछा जाएगा रचना सहित, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जीवन परिचय कवियों में से पूछा जाएगा, रचना सहित पूछा जाएगा, रचना सहित। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 7वें नंबर की। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्य एक श्लोक लिखना होगा जो आपका प्रश्न पत्र में न आया होगा, है ना। ऐसा आपको श्लोक याद करना होगा, मतलब आप ये याद रख लो कि आपको 3-4 श्लोक अच्छे से पढ़ लेना होगा, क्योंकि आपके पेपर में 1-2 श्लोक दे दिए जाते हैं, है ना। तो आपको 3 श्लोक कम से कम जरूर पढ़ लेना होगा, जो प्रश्न पत्र में न आया होगा वही आपको लिख देना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हिंदी गद्य के, मतलब हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। अच्छा देखो, ये आपका ना अब से आएगा, ये आपका हट गया था, लेकिन अब आएगा हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। चलो आगे बात करते हैं 9वां। अच्छा, ये आपका ना 30% में लेस हो गया था पिछले साल, यानी 2023 बोर्ड एग्जाम में लेस हो गया था, लेकिन अब आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, आगे बात करते हैं संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना होगा। जैसा कि आप लोगों को बताया कि 4 नंबर का आपका आता है, 4 ठो क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से केवल आप लोगों को 2 प्रश्नों का आंसर देना होता है संस्कृत में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। और इसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर मिला करके आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। निबंध संबंधी बात कर लेते हैं। देखो, निबंध रचना क्या क्या आ सकता है, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ठीक है, यातायात के नियमों पर आधारित विषय, बहुत सारे तमाम आते हैं, और सारे भी मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको रट करके अच्छे से पढ़ करके जाना चाहिए, जो आपका हर साल आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूँगा बनाकर, वीडियो बनाकर। ठीक है, तो निबंध जो आपका है इसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 9 नंबर दिया जाएगा, यानी 9 नंबर का पूरा पूछा जाएगा। तो हर हाल में आप इसको ज़रूर से ज़रूर मत छोड़ना, किसी भी हाल में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो, शैक्षिक सत्र, ठीक है, शैक्षिक सत्र 2023 से 24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, देखो ये आपका
स्कूल से होता है जो 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है ना। तो 10-10 नंबर में आपका डिवाइड रहता है, 10 अंक 10 अंक 10 अंक, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पर देखो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, ये आपका मौलिक अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न होता है जो कि आपका अगस्त माह में होता है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, स्कूल से ये होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, ये आपका रचनात्मक लेखन आधारित होता है, यानी कि आपको स्कूल में बोला जा सकता है कि कवियों का जीवन परिचय व रचना के साथ अच्छे से फाइल बनाकर दिखाइए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और ये आपका दिसंबर में हो सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं 4 मासिक परीक्षाएं। देखो ये जो आपका 10 नंबर है ना, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 4 मासिक परीक्षाओं में। प्रथम मासिक परीक्षा ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो यानी MCQ बेस्ड होगा, जो आपका मई माह में होगा, ठीक है। तो अभी आपका 5वां महीना चल रहा है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और आपका मई स्टार्ट भी हो गया है। तो यही आपका स्टार्ट भी हो गया प्रथम मासिक परीक्षा। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ बेस्ड पर आधारित रहेगा, ठीक है। द्वितीय मासिक परीक्षा ये आपका वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित रहेगा, ये आपका जुलाई में होगा। और क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, सब कुछ मैं आपको आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बना करके देते रहूँगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तृतीय मासिक परीक्षा ये भी आपका बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ बेस्ड पर आधारित रहेगा, ये आपका नवंबर में होगा। और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधारित पर रहेगा, ठीक है। ये आपका दिसंबर माह में होगा। और अगर आप प्रथम मासिक परीक्षा, द्वितीय मासिक परीक्षा, तृतीय मासिक परीक्षा, चतुर्थ मासिक परीक्षा ये चारों ही दे लोगे, तब ये आपको मिलेगा 10 नंबर। समझ में आ गया? मतलब 2.5 नंबर का होगा आपका, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, चारों मासिक परीक्षाओं का प्राप्तांक योग को 10 अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गद्य का। गद्य हेतु माने गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मित्रता पढ़ना होगा, ठीक है, जो कि आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप जा करके चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है। मित्रता का मैंने आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी याद करा दिया है ना, मित्रता का पूरा कंप्लीट सारांश बता दिया, और उसी के साथ साथ मैंने अभ्यास भी बता दिया, और रामचंद्र शुक्ल का मैंने रचना भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के फटाक से देख लेना, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का ममता भी पढ़ना होगा, ठीक है, और भारतीय संस्कृति भी पढ़ना होगा, और राजेंद्र प्रसाद की रचना भी पढ़ना होगा, जीवन परिचय भी पढ़ना होगा, है ना। और अजंता पढ़ना होगा, भगवत शरण उपाध्याय जी का है, क्या लिखूं पढ़ना होगा, पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी का है, इनका जीवन परिचय पढ़ना होगा। ईशा तू न गई मेरे मन से, अच्छा ये वाला जो है ना, ईशा तू न गई मेरे मन से, ये वाला आपका पिछले साल 30% में लेस हो गया था, लेकिन अब इस साल क्या होगा, अब आपको लेस नहीं होगा, मतलब अब आपका 100 का 100% पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो इतना कान खोल के अच्छे से समझ लो, वरना आप कोई चीज़ें मिस कर जाओगे। तो पिछले वाले साल मतलब पिछले ईयर्स के बुक वाले से मत पढ़ना, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो आप सिलेबस मिला लेना, तभी आप पढ़ना, वरना आप सोचोगे कि ईशा तू न गई मेरे मन से ये वाला चैप्टर है, नहीं आएगा, तो ऐसा आपका भूल है। ये आपका इस साल आएगा, यानी आपको पूरा 100 का 100 पूरा % पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो है ईशा तू न गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर का है, इनका जीवन परिचय सहित, और आपको ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती का है, ये भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हम लोग काव्य की बात करें तो सूरदास का पद, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, जीवन परिचय भी याद करा दिया, रचना भी ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया, उनका पद भी बता दिया है ना। आप जा करके वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिएगा कंप्लीट। और तुलसीदास का मैंने आप सभी को रचना याद करा दिया है, धनुष भंग भी बता दिया है, और वन पद पर भी बता दिया है। अभी मैं फ़िलहाल फिर से अभी नया सीज़न स्टार्ट भी कर दिया हूँ, और फिर से ये आपका चलने वाला भी है, धनुष भंग और वन पद पर, ठीक है। रसखान की बात करें तो रसखान का मैंने आप सभी को अभी नहीं पढ़ा है, बट मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। सवैया कविता है रसखान जी का। बिहारी लाल की बात करें तो ये भक्ति नीति के 2 है, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी, इनकी बात करें तो इनका क्या है, स्वदेश प्रेम है। मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह है। महादेवी वर्मा का क्या हो जाएगा, हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये सारा ही कुछ आपको पढ़ना होगा, एक भी छोड़ना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और जवानी, इनका पढ़ना होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी पर समाधि, ठीक है, झांसी की रानी की समाधि पर। और उसके बाद अशोक वाजपेयी, भाषा एकमात्र अनंत है, और युवा जंगल, दोनों ही पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे श्याम नारायण पांडे की बात करें तो इनका हल्दी घाटी अच्छे से पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको जीवन परिचय प्लस रचना भी पढ़ना होगा,
ठीक है। केदारनाथ सिंह का आपको पढ़ना होगा नदी, और उसी के साथ साथ इनका जीवन परिचय प्लस रचना भी पढ़ना होगा। मतलब मैं आपको पूरा ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका गद्य में जो काव्य में है सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, और गद्य में जो है आपका ये गद्य वाला सेक्शन ये भी आपको सारा कुछ पढ़ना होगा, और पद्य में भी आपको सारा कुछ पढ़ना होगा। मतलब पूरा मिला जुला करके आपको 100 का 100% पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत में भी देखो आपका वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, ठीक है, और भारतीय संस्कृति, और वीर वीरेण पूजते, आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद, ये वाला भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीण, केन की बदरते, और अन्योक्ति विलास, ये सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका खंडकाव्य की अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि खंडकाव्य कैसा होता है, जिला वाइज होता है। आप जिस जिले में रहोगे आपको उसी जिले का खंडकाव्य पढ़ना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पुस्तक का नाम जैसे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर अनुदानित जिले, ठीक है। जैसे मान लो आप रहते हो ये प्रयागराज में रहते हो, ठीक है, तो आपको कौन सा खंडकाव्य पढ़ना होगा, अग्र पूजा का खंडकाव्य पढ़ना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो अगर आप गोरखपुर से रहते हो, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना होगा, मातृभूमि के लिए पढ़ना होगा, मातृभूमि के लिए पढ़ना होगा खंडकाव्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है खंडकाव्य, जिला वाइज होता है, जिला बेस्ड पर आधारित होता है। जैसे मान लो आप वाराणसी में रहते हो तो वाराणसी में आपको तुमुल खंडकाव्य पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें जो आप जिस ज़िले में रहोगे आप उसी ज़िले का खंडकाव्य अच्छे से पढ़ोगे। तो बस इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। पूरा आपका देखो 70 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा जो कि आपका स्कूल की तरफ से होता है, और 70 नंबर का पेपर होगा। पूरा मिला करके आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा, और पूरा आपको 100 का 100% सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।